बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू एडेक्समी। मेरा नाम है रियाजुद्दीन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेजेस किए कि रेफरेंस बुक या फैक्ट बुक या डाटा स्टैट बुक क्या होती है, इसका क्या इस्तेमाल है और इसको कैसे बनाते हैं। तो आज मैं आपके सामने उन लोगों का जिनका ये मसला था कि जब मैं या कोई भी टीचर बार बार कहता है कि जी पैराग्राफ के अंदर डाटा स्टैट डालें, पैराग्राफ के अंदर रेफरेंसेस डालें, पैराग्राफ के अंदर कोटेशन डालें, पैराग्राफ के अंदर डिजिट्स डालें या कहीं की कोई रिपोर्ट डालें, तो वो कहाँ से आएगी? अगर वो कहीं से आएगी तो हमें कैसे याद रहेगी? हमने तो इतने सारे एरियाज़ पे लिखना होता है, ट्विस्ट करना होता है, टाइटल्स को मोल्ड करना होता है, तो हम कैसे याद रखें? तो आज मैं रेफरेंस बुक को बनाने पर एक प्रैक्टिकल सी वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो आगे चलने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस तरह की जो वैल्यूड चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचती रहें। तो आगाज़ करते हैं। फैक्ट बुक, रेफरेंस बुक या डाटा स्टैट बुक होती क्या है? ये एक किस्म का डाटा कलेक्शन है। ये रेफरेंसेस, कोटेशंस या फिर जो डिजिट्स होते हैं, फिगर्स होती हैं, उनकी एक कलेक्शन होती है डिफरेंट एरियाज पर की हुई, जो डिफरेंट किस्म के लॉन्ग एसे, शॉर्ट एसे, 20 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या फिर जीके के तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल हो सकती है। कुछ लोग इसको वन लाइनर भी कहते हैं, लेकिन वन लाइनर स्पेसिफिकली जीके के लिए इस्तेमाल होती है। जो फैक्ट बुक या रेफरेंस बुक या डाटा स्टैट बुक है, ये एक वाइडर सेंस है। ये इन तमाम चीजों के लिए इस्तेमाल होगी। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक मैजिक है कि आपके पास अगर 20 पेजेस हों लिखे हुए और ज्यादा से ज्यादा आप ये 20 डेज में, एक दिन में एक एरिया आप कवर कर सकते हैं। 20 डेज में अगर आप रोजाना 2 घंटे दें, 40 आवर्स में आप एक ऐसी बुक तैयार कर सकते हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए या बाहर कहीं भी किसी भी टॉपिक के ऊपर जब आप ऐसे लिखते हैं तो आपको वो बुक 20 पेजेस की बुक जो है वो कमाल का फायदा देगी। ठीक है, दिस वुड बी अ मैजिक। कैसे होगा ये मैंने बता दिया कि कहां कहां इस्तेमाल होगी। मेथड क्या है? 3 तरह के जो मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं रेफरेंस बुक के लिए। कुछ लोग तो बुक इन द बुक बना देते हैं, यानी वो इस्लामियात की बुक जब स्टार्ट करते हैं तो वहां जो जो नहीं है वो इधर उधर से देख के वहां पे ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी तरह अगर साइंस की कोई बुक है, वहां पे जो चीजें नहीं है इधर उधर से इकट्ठी करके वो बुक के अंदर ही उन चीजों को जमा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तरीकाकार किसी हद तक कामयाब है अगर आप किसी सब्जेक्ट के हवाले से तैयारी कर रहे हो। अगर आपने वाइडर सेंस में देखे ना, ये ऐसे है तो इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, सोशियोलॉजी पे भी आएगा, साइंस पे भी आएगा, मजहब के ऊपर भी आ सकता है और डिफरेंट टाइप के ऐसे आ सकते हैं। ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन और ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी किसी भी सब्जेक्ट में आ सकते हैं। खासकर जीके के तो 9 से 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो फिर आप ये बुक इन द बुक जो है ना, इसको छोड़ दें। उसके बाद दो चीजें हैं, ये भी दोनों बहुत सारे लोग जो हैं अडॉप्ट करते हैं। एक तो है वॉलपेपर मेथड। वॉलपेपर मेथड क्या होता है? आपके सामने आपने एक इकोनॉमी का पेज जो है वो पेस्ट कर लिया अपनी वॉल के ऊपर। एक जब जनाब आपने एजुकेशन का कर लिया, एक आपने जनाब डेमोक्रेसी के ऊपर कर लिया, एक आपने जो है वो पीस एंड टेररिज्म के ऊपर कर लिया, एक आपने वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर कर लिया, उसके बाद एक आपने जो है वो लिटरेरी कोटेशंस वगैरह का कर लिया। ये जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो ये घर ही रह जाती है, इसलिए इसको भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आप जब तक अपने टेबल के ऊपर अपनी जो रीडिंग का आपका रूम है, स्टडी रूम है, उसमें जब तक आप बैठे हैं तो ये वॉलपेपर आपको फायदा देगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में आ जाएंगे तो फिर ये आपके साथ नहीं। और वैसे भी बिखरे हुए पेपर्स होते हैं, इनको आप साथ नहीं ला सकते। हाँ, सेपरेट रजिस्टर जो है वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। सेपरेट रजिस्टर आपने तैयार करना है, जिस तरह मैं अभी बता रहा था कि 20 पेजेस चाहिए। 20 पेजेस में कम से कम आप 10 एरियाज को बेहतरीन तरीके से जो है उनकी उनके फैक्ट्स को, उनके रेफरेंसेस को, उनकी कोटेशंस को, उनके डिफरेंट जो है हवाले से जो बुक्स की के रेफरेंसेस या उनके उनके हवाले से जो राइटर्स के ओपिनियंस हैं, उनको आप कलेक्ट कर सकते हैं।
तो हम सेपरेट रजिस्टर का ऑप्शन लेते हैं। सेपरेट जो रजिस्टर है वो आउटलाइन बेस्ड वर्क होता है। आउटलाइन बेस्ड वर्क कैसे होता है, मैं मिसाल देता हूं। आप अगर इकोनॉमी के ऊपर एक ऐसे लिखना चाह रहे हैं, आपने लिखने हैं ना ऐसे, 20 मार्क्स के क्वेश्चन भी लिखने हैं, इकोनॉमी में से डिजिट्स जो हैं आपके जीके में भी आने हैं। हम एक एरिया लेते हैं फॉर एग्जांपल इकोनॉमी का, ठीक है, इकोनॉमी का हमने एरिया ले लिया, या कोई भी एजुकेशन का है, कोई टेररिज्म, पीस, ट्रेड, कहीं भी आप चले जाएं। आज हम अगर इकोनॉमी के ऊपर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक दिन, मैंने कहा ना एक दिन आप 2 घंटे काम करेंगे और आप इकोनॉमी का जो फैक्ट पेज है, वन पेज मीन आप 2 साइड्स ले लें ना, किसी एक पेज जिसको हम पेज कहते हैं, उसके ऊपर एक एरिया आप डिस्कस करेंगे। कैसे, मैं आपको एक मिसाल देता हूं पहले। ये मेरे पास ना, ये लास्ट टाइम की एक वर्कशॉप थी, ये देखें CSS PMS, ये ना सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई थी। हमने क्या करना है, यहाँ से हमने वो चीजें जो डाटा स्टैट है, वो कौन सी डायरेक्शंस हैं, कौन सी डायमेंशंस हैं, उनको जरा देखना है। ये देखिए जरा क्या क्या आता है पैराग्राफ के अंदर। ये 18 चीजें हैं, 18 पर्सपेक्टिव्स हैं। नॉर्मली इनमें से ही चीज आपने उठा के डालनी होती है पैराग्राफ के अंदर। कौन कौन सी, इन्हीं को मैंने कॉपी किया और मैं इनको जो है वो यहां पे ले आया। ये जरा देखिए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स आ सकते हैं आपके पैराग्राफ के अंदर। जब आप पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर सोशल पर्सपेक्टिव्स आ सकते हैं, कल्चरल पर्सपेक्टिव्स आ सकते हैं, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स आ सकते हैं, इकोनॉमिक आ सकते हैं। देखें हम इकोनॉमी के ऊपर पहुंच गए। बाकी भी चीजें थोड़ा थोड़ा जो है अटैच हो सकती हैं कहीं ना कहीं जहां जरूरी हो। एक तो हमने अब इकोनॉमी की बात करनी है तो हमने एक चीज यहां से कलेक्ट की। रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स भी आ सकते हैं, जाहिर है एसेज की या क्वेश्चन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो इन सारी चीजों में से ही हमने फिट करनी ना चीजें। रीजनल कंपैरिजन ये भी आ सकता है इकोनॉमी के अंदर, साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल, इनको छोड़ दें, डाटा स्टैट, तीसरी चीज ये आएगी। फिर बुक्स रेफरेंसेस, जब आपने सोल्यूशन बताने हैं या आपने कागज और इफेक्ट्स की बात करनी है। फिर उसके बाद जर्नल्स एंड मीडिया रिपोर्ट्स। ये अब की चीजें जो है ना, ये डाटा के बाद वाली चीजें ऑलमोस्ट जो 10 से 18 है ना, ये तकरीबन सब किस्म के एसेज में आएंगे। ऑलमोस्ट सब किस्म के एसेज में, किसी में आप डाटा के साथ एक जर्नल का और फिर एक पर्सनैलिटी का, किसी के अंदर आप जो है वो एक्सपर्ट रिसर्चर जो है कोई ओपिनियन उसका दे दें, साथ एग्जाम्पल दे दें। आप दो तीन चीजें हर पैराग्राफ में इन 9 चीजों में से लाजमी डालेंगे, ठीक है। आर्टिकल्स के रेफरेंसेस, एग्जाम्पल्स, पर्सनैलिटीज के कोटेशंस, एक्सपर्ट ओपिनियन या एनोलॉजी, और उसके बाद है साइंटिफिक रेफरेंसेस। साइंटिफिक रेफरेंसेस जो है ना ये सब में खैर नहीं आएगा, इनको आप ऊपर वाले 9 के अंदर ऐड कर दें, ठीक है। ये 10th हो गया। चलें आप समझें कि ऊपर वाले जो 8 हैं, 11 से 18, ये इनमें से एक से दो या एक से 2 से 3 सॉरी चीजें आप हर पैराग्राफ में डालेंगे। अब हम देखते हैं कि आपने इसको कलेक्ट कैसे करना है। मैंने कहा था आउटलाइन बेस्ड वर्क करना आपने। आउटलाइन या फिर समरी, आउटलाइन और चीज होती है। मैंने एक इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान या इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक ना समरी बनाई हुई है। लास्ट डेज में मैंने इकोनॉमी के ऊपर ऐसे किस तरह से बनता है उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाई थी, तो वही फाइल मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। जरा देखिए, ये देखिए जरा, ये समरी है। तो आपने जो 2 साइड्स 1 पेज, ठीक है, ये जब आपने बनाना है इकोनॉमी के ऊपर तो कैसे बनाना है। आपने कोई भी, जब आप ऐसे लिखने बैठते हैं, उसकी आउटलाइन उठा लेनी है। उसमें काजेज भी होती हैं क्राइसिस की, उसमें इफेक्ट्स भी होते हैं, उसमें सॉल्यूशंस भी होते हैं। यहां पे मैंने इन तीनों चीजों को ऑलमोस्ट मिक्स करके एक समरी बनाई है, एक पूरे एसे की, एक 3000 वर्ड्स की या 2000 वर्ड्स की या 1000 वर्ड्स की, या किसी भी पैराग्राफ के अंदर भी चीजें यहां से लगेंगी। किसी भी किस्म की कंप्रीहेंशन जो राइटिंग है उसके लिए ये जो समरी है, ये मुकम्मल समरी काफी है। अनएम्प्लॉयमेंट है जी हमारे पास। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एक काज है, एक वजह है इकोनॉमिक क्राइसिस की। इसका सॉल्यूशन क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज। अब आपने इस एरिया के ऊपर फैक्ट बुक में क्या डालना है, आप बताएं जी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है,
आपको मिल जाएगा। आप नेट पे सर्च करें, 2-3 गूगल करें, 2-3 जगह से कोई ना कोई आर्टिकल आपको मिल जाएगा। उसमें से आपको पॉवर्टी का भी मिलेगा, कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। फिर आप उसके बाद जॉब्स वगैरह का जो चीजें आप चाहते हैं उनको आप गूगल कीजिए। 2 से 3 ये इन्फ्लेशन रेट भी मैंने गूगल से ही कहीं से निकाला होगा ना, किसी न किसी शायद बिजनेस रिकॉर्डर से निकाला है। तो ये काज और साथ में जो सॉल्यूशन, इनको आपने सर्च करके सेपरेटली आपने इनके डिजिट्स या इनके ऊपर रिपोर्ट्स या रेफरेंसेस या एग्जांपल्स निकालनी होती। काजेज के अंदर रिपोर्ट्स वगैरह ज्यादा आती हैं, डिजिट्स वगैरह ज्यादा आती हैं, ठीक है, और इसके ऊपर रिसर्च वगैरह ज्यादा आती है। अब जब जैसे सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट एग्जांपल स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब ये डेट सर्विसिंग है तो इसके अंदर आपको डिजिट्स चाहिए, कितना डेट है आपके ऊपर, ठीक है। ये 2020 की बात है कि हम टोटल जो हमारे पास बजट था उसका 87% हमने रीपे करना था, अपना जो लोन लिया हुआ था उस उनकी किस्तें वापस देनी थी। उसके अलावा ये जो सॉल्यूशन है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगर आप सॉल्यूशन दे रहे हैं तो कहां-कहां, किस-किस कंट्री में एग्जांपल दीजिए कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुई हैं और उन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस से छुटकारा हासिल किया है। ये आपको समरी या फिर आउटलाइन बता रही होती है कि आपने कौन-कौन सा डाटा कहां से कलेक्ट करना है। टैक्सेशन है, तो आप बताइए इस वक्त जो कितने परसेंट हमारे लोग जो हैं वो टैक्स दे रहे हैं, कितने परसेंट नहीं दे रहे, आपको मिल जाएगा। अब तो गूगल का दौर है, अब तो वो दौर नहीं है कि आपको जब तक बुक नहीं मिलेगी, रट्टा नहीं मारेंगे, आपका काम नहीं होगा। करप्शन कंट्रोल करनी, तो बताइए करप्शन इंडेक्स में हम कहां पे हैं, ठीक है। और आगे है हाई फिस्कल डेफिसिट, ये ऊपर मैंने कुछ डेफिसिट वैसे लिखे हुए हैं, इन्फ्लेशन ये है, करंट अकाउंट डेफिसिट ये है, रिजर्व्स ये हैं, फिस्कल डेफिसिट ये है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है वो ये है, रिजर्व वगैरह ये। तो ये सारी चीजें इस तरह से आपने निकाल कर बाहर रख लेनी है। फिर आपने रेफरेंसेस निकालने हैं कि जी ये वाली बात जो खासकर डिजिट्स में नहीं, डिजिट्स ऑलमोस्ट जो है वो एस्टैब्लिश्ड होते हैं जब आप सॉल्यूशन देते हैं ना, जब आप सॉल्यूशन देते हैं या फिर काज को कनेक्ट करते हैं। काज में ज्यादातर रिपोर्ट्स लगती हैं कि जी फलां इदारे की रिपोर्ट है कि हमारा ये मसला इस वजह से है। सॉल्यूशन के अंदर एग्जांपल्स लगती हैं कि एग्जामिनर पूछता है कि आप जिस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बताइए ये कहां पे सॉल्यूशन लगाया गया और उसके जो हैं वो असरात क्या आए। आप थोड़ी पेपर में जा रहे हैं, आपके साथ उसकी उसके दिमाग से कुछ क्वेश्चनिंग होती है, वो आपके पेपर से कुछ क्वेश्चन करता है, आपने पेपर के अंदर ऑलरेडी इन एडवांस उन क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो जब आप सॉल्यूशन लिखते हैं तो सॉल्यूशन के साथ आपने एग्जांपल देनी को भी, चाइना को देख लें, फलां को देख लें, जर्मनी को देख लें, यूएसए को देख लें, फलां फलां, यानी कि आपने एग्जांपल्स, ट्रू एग्जांपल्स देनी है। आगे जब आप चलेंगे एक चीज को और डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये है इनजस्टिस इन डिपार्टमेंटल बजट्स। अब आपने बताना है किस डिपार्टमेंट को कितना बजट मिल रहा है, किस डिपार्टमेंट के अंदर कितने लोग हैं और कितने कौन कौन से बड़े डिपार्टमेंट जिनको कम बजट मिल रहा है। थोड़ा सा अगर आप इसको देख लें तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा हैं और टैक्सेशन जो है, टैक्स से पैसा कम आ रहा है। फिर एनएफसी अवार्ड, ये भी आपको डिजिट्स में पता होना चाहिए कि कितने कितने पैसे जो अभी तक 18th अमेंडमेंट के बाद भी जो वफाक है वो सूबों को दे रहा है, ठीक है। फिर जब आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें भी बताएं कि हमें हमें ये जो एनआरओज होते हैं, हर नई गवर्नमेंट में पिछले लोगों को जो पैसे माफ होते हैं तो वो जो है वो अवाम पर डाले जाते हैं पैसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कर्जे लिए हुए होते हैं, कर्जे लिए हुए होते हैं और कर्जे वो माफ करवा लेते हैं। वो कर्जे अगर इंटरनल बैंक से लिए हुए हैं या गवर्नमेंट ने किसी भी तरह से मैनेज करवाए हुए हैं तो उनको वापस तो करने हैं, तो कौन करेगा। जब नया बजट बनेगा तो वो टैक्स की सूरत में अवाम पर बोझ डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को भी आपने देखना है कि किस किस दौर में कौन कौन से लोगों को जो है वो माफ किए जाते हैं और कितना अवाम के बोझ। या फिर यहाँ पे ये भी है, लीस्ट प्रोटोकॉल का भी है, तो बताइए प्रोटोकॉल के ऊपर कितने पैसे लगते हैं। यानी मेरे कहने का मकसद है कि आप कोई भी आउटलाइन उठाएं, आउटलाइन की बुनियाद पर आप 2 पेजेस का ये सारा कुछ, कौन सा, ये वाला सारा कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी हो सकते हैं। इन सारी चीजों में से तो कोई एक आध चीज होगी। अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स आएंगे और
रीजनल कंपैरिजन आएगा किसी और कंट्री के साथ। चाइना हमारे बाद आजाद हुआ है, इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ है, बांग्लादेश हमारे बाद जो है वो एक कंट्री बना है हमसे सेपरेट होके। फिर डाटा स्टैट, फिर बुक रेफरेंसेस या रिपोर्ट्स जो होती हैं वो नॉर्मली काजेज या इफेक्ट्स के बारे में होती हैं। जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके लिए एग्जांपल्स दी जाती हैं, एग्जांपल्स, ठीक है। और साइंटिफिक रेफरेंसेस को आप किसी साइंटिफिक टाइप ऐसे के लिए भी आप रख सकते हैं। बाकी ये सारा कुछ इनमें से 2 से 3 चीजें हर पैरा के अंदर आनी चाहिए। इस लिहाज से आप हर पॉइंट के ऊपर जो है रेफरेंस बुक या फैक्ट बुक अपनी तैयार कीजिए। इंशाल्लाह इस तरीकाकार से आपकी 20 पेजेस की तकरीबन 10 एरियाज के ऊपर, 10 से 12 एरियाज कौन से हैं? मैंने अपने 11 जो है वो ट्रेंडिंग ऐसे की या 11 हॉट ऐसे जो है उनकी लिस्ट जारी की हुई है। आपने यूट्यूब चैनल के ऊपर उसको गालबन 1 से 2 हफ्ते पहले की है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डलवा दिया जाएगा, आप उसको देखिएगा कि 11 ऐसे ऐसे हैं जिनके बगैर ऐसे का पेपर हमारे पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर नहीं बनता। आप पिछले 5-6 साल पेपर उठाकर भी देख लीजिएगा और फिर मेरे दिए गए 11 ऐसे जो हैं, 11 टाइटल्स जो हैं या 11 एरियाज जो हैं उनको आप देखिएगा। तो अगर उन 10 से 11 एरियाज के ऊपर अब 2-2 साइट्स जो हैं 1 पेज की लिखते हैं तो ये डेली 2 घंटे का काम होगा और 40 घंटे में यानी 20 दिनों के अंदर इतना कोई कमाल का जो है वो आपके पास ये आ जाएगा, फैक्ट बुक या रेफरेंस बुक या डाटा बुक या ये सारा बैंक आ जाएगा। आप कोई भी लॉन्ग ऐसे, कोई भी शॉर्ट ऐसे, 20 मार्क्स का क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या फिर जीके, किसी भी हवाले से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, आपकी फैक्ट बुक इंशाल्लाह आपको मुकम्मल कॉम्प्रिहेंशन के साथ उसको सॉल्व करने की मदद देगी। तो अपना ख्याल रखना है, अपने प्यारों का ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है और रेफरेंस बुक, फैक्ट बुक बनाकर यहां से सीखकर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि इस वीडियो से आपको कितना फायदा हुआ। अल्लाह हाफिज।